तो कुछ पैसा तुम लोग बचा लेते हो, ये मैंने बताया सेविंग के बारे में। जो पैसा हम खर्च नहीं करते हैं, जो पैसा हम खर्च नहीं करते हैं और जो पैसा हम बचा कर रखते हैं, वो चीज क्या कहलाती है? सेविंग। उस पैसे को क्या बोलते हैं? सेविंग बोलते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो पैसा हम बचाते हैं वो तो सेविंग, लेकिन जो पैसा हम बचाते नहीं है उसको क्या बोलेंगे? देखो मुझे बताओ, आज के टाइम में क्या सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन पर खर्चा करते हैं? जितने भी पेरेंट्स होते हैं क्या वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा नहीं करते? खर्चा करते हैं। तो जब वो अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करते हैं तो क्या उसका फायदा उन्हें हाथों हाथ मिलता है या भविष्य में मिलता है? मुझे बताओ, बच्चे ने पहली क्लास पढ़ी, बच्चे ने 5वीं क्लास पढ़ी, 10वीं क्लास पढ़ी, 12वीं भी कर ली, ग्रेजुएशन भी कर ली, खूब खर्चा करा मम्मी पापा ने, तो बताओ इस खर्चे का फायदा कब मिलेगा? जब तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, जब तुम कुछ कमाने लायक हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि खर्चा तो तुम आज कर रहे हो, बोर्ड पे देखो, खर्चा तुम कब कर रहे हो? आज कर रहे हो, लेकिन उसका बेनिफिट कब मिलता है? उसका बेनिफिट मिलता है फ्यूचर में। खर्चा तुम्हारे मम्मी पापा ने पहले करा, लेकिन उसका फायदा तुम्हें कब मिलेगा? फ्यूचर में। तो ऐसे खर्चे को ना इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। ऐसे खर्चे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर तुम कोई खर्चा करते हो और उसका फायदा तुम्हें आज नहीं मिलता, उसका फायदा तुम्हें भविष्य में मिलता है। तुम सोचोगे क्यों नहीं मिलता? मार्क्स मिलते हैं, पेपर में रिजल्ट आता है, हाथों हाथ मिलता है, 1 साल बाद फायदा जरूर मिलता है? नहीं, ये मैं वो फायदे की बात नहीं कर रहा हूं। बदले में तुम्हें क्या मिला? भाई जो पैसा तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाया, मान लो 1 लाख रुपए का खर्चा आ गया, इस 1 लाख रुपए के बदले मनी की फॉर्म में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। और जिसका फायदा आज नहीं मिलता, आने वाले टाइम में मिलता है, उस खर्चे को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 6 के बाद 7 पॉइंट में तुम्हें क्या लिखनी है? 7 पॉइंट में तुम्हें लिखनी है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। तो इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब जिसका फायदा तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में नहीं मिलता, जिसका फायदा तुम्हें हमेशा मिलता है फ्यूचर में। कब मिलता है जिसका बेनिफिट? फ्यूचर में मिलता है। तो लिखो इन्वेस्टमेंट के लिए, द एक्सपेंडिचर इज डन, द एक्सपेंडिचर इज डन, DONE, the expenditure is done for the purpose of future benefits. The expenditure is done for the purpose of future benefits. जिसका फायदा कब मिलेगा? फ्यूचर में, फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दो, लिखो द इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली सेटिस्फाई आवर वांट्स, द इन्वेस्टमेंट्स इनडायरेक्टली, द इन्वेस्टमेंट्स इनडायरेक्टली satisfy our wants, satisfy our wants. लिखो फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। तो देखो हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अंदर जो बुक अभी हम कर रहे हैं उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। उस वाली बुक का नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स, जिस बुक को अभी हम पढ़ रहे हैं। लेकिन हम इकोनॉमिक्स के बारे में इतना जानने की जरूरत जरूर करेंगे कि इकोनॉमिक्स को किसने बनाया, मतलब इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे। तो कई बार 1 नंबर में आ जाता है कि भाई जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसके फादर का नाम तो ध्यान रखो। तो उसके फादर कहलाते हैं एडम स्मिथ। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या नाम है? जो जन्मदाता है, मतलब कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स का जन्म किया है, एडम स्मिथ। तो देखो एक किताब आई थी 1776 के अंदर, एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी 1776 में, और उस किताब के अंदर
इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया और तब से किसका जन्म हो गया, इकोनॉमिक्स का। तो इसलिए बोला जाता है कि इकोनॉमिक्स के जन्मदाता कौन कहलाते हैं, एडम स्मिथ। ठीक है, इस बात को नोट में लिखो, लिखो नोट के अंदर लिखो, द बुक, या फिर ये लिखो, द फेमस बुक इज रिटन बाय एडम स्मिथ। द फेमस बुक is written by Adam Smith and published. The famous book is written by Adam Smith and published in 1776. कब पब्लिश हुई थी, 1776 में, and published in 1776. Hence he is called, published in 1776, hence he is called father of economics. Hence he is called father of economics. इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स का पिता। he is called father of economics. अब तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि जो बुक इन्होंने लिखी थी उस बुक का नाम क्या था, क्या पता वो पेपर में आ जाए। ठीक है, तो उस बुक का नाम भी लिखवा देता हूं। बुक के अंदर क्या था क्या नहीं था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल, अभी इतना इंपॉर्टेंट है कि बुक का नेम क्या था। तो देखो बुक का नेम काफी बड़ा है, तो अगले नोट में लिख लो बुक नेम, लिखो बुक नेम के आगे, ऐसे नोट बना के लिख दो बुक नेम कि बुक का नाम क्या था। तो बुक का नाम मैं बोर्ड पे लिखवा देता हूं, देख के नोट कर लेना पूरा। एन इंक्वायरी इनटू नेचर, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये इनकी बुक का नाम था, इतना लंबा नाम है ना। खैर बाई चांस अगर एक नंबर में आ जाए कि एडम स्मिथ ने जो बुक लिखी थी और जो 1776 में पब्लिश हुई थी उसका नाम बताइए, तो तुम्हें इसका नाम याद रखना ही चाहिए, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, और इसी बुक के बाद उनका नाम फेमस हुआ था। किनका नाम फेमस हुआ था, एडम स्मिथ का। ठीक है, और तभी से इकोनॉमिक्स का जन्म हो चुका था। अब हम करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो दुनिया में हर एक इंसान किसी ना किसी काम में लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग है ना पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, मतलब कि अर्निंग करने के लिए काम करते हैं। तुम सोच रहे होंगे दुनिया में हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम करता है, इसमें कौन सी नई बात बता रहे हो आप। नहीं, दुनिया में हर एक व्यक्ति पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता। एक एग्जांपल देता हूं, घर में मम्मी अपने बच्चों की देखभाल करती है, उनके लिए खाना बनाती है, उनके कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई करती है। बताओ क्या वो पैसा कमाने के लिए काम करती है? नहीं, वो तो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करती। एक एग्जांपल और सुनो, किसी पुजारी ने मंदिर खोला, किसी पुजारी ने क्या खोला, मंदिर खोला पूजा वगैरह करने के लिए। ये सारे काम वो करता है, मूर्ति की देखभाल करता है, मूर्ति की साफ सफाई करता है, मंदिर की साफ सफाई करता है। कुछ लोग आते हैं पैसे चढ़ाकर चले जाते हैं। मुझे बताओ क्या पुजारी बोलता है कि पैसे चढ़ाओ? नहीं, लोग अपनी मर्जी से पैसे चढ़ाकर जाते हैं। उसका बिल्कुल भी एकमात्र काम ये नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए बैठा हुआ है वहां पर, वो भी पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं कर रहा है। वो बात अलग है कि भारत के अंदर अच्छा खासा पैसा कमाने का धंधा यही होता है, पूजा पाठ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो पैसा कमाने के लिए नहीं की जाती। ठीक है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अर्न करना। अब एक एग्जांपल देता हूं, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैं एजुकेशन सर्विस देता हूं। बताओ मैं बदले में क्या करता हूं? क्या मैं पैसे कमाता हूं या नहीं कमाता हूं? मैं पैसे कमाता हूं। तो ध्यान से सुनो, जब हम कोई काम पैसा कमाने के लिए करते हैं तो ऐसी एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी।
जब हम कोई काम किस चीज के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, तो ऐसी एक्टिविटी कहलाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन जब हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता तो वो एक्टिविटी कहलाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कभी भी हम पैसा कमाने की ख्वाहिश नहीं करते हैं। ध्यान से सुनो, देखो, एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, बताओ, एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और एक बड़ा भाई मतलब कि बिग ब्रदर, एक बड़ा भाई अपने स्मॉल सिस को पढ़ाता है, एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को पढ़ाता है और एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। बताओ दोनों में से कहां पर पैसा कमाने की बात होती है? जब एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो वहां पर उसका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना। लेकिन जब कोई बड़ा भाई पढ़ाई में अपनी छोटी बहन की मदद कर रहा है तो बताओ वो मदद इसलिए कर रहा है कि बदले में पैसे देगी? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर उसकी ये एक्टिविटी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है और यहां पर इसकी ये एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा पैसा कमाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव होगा पैसा नहीं कमाना, वहां पर हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो रेड लाइट क्रॉस कर रहा था कोई बूढ़ा आदमी। बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? रेड लाइट क्रॉस कर रहा था, तो तुमने उसकी मदद कर दी। रेड लाइट क्रॉस करने पर तुमने उसकी क्या कर दी? मदद कर दी। तो बताओ जब तुमने रेड लाइट उसे क्रॉस करवा दी हाथ पकड़ के, बूढ़ा था ना, हाथ पकड़ के जब उसकी रेड लाइट क्रॉस करवा दी तो क्या बदले में 100 रुपए मांगोगे कि लाओ बाबा 100 रुपए दो, मैंने रेड लाइट क्रॉस करी है? नहीं, कोई नहीं करता ना ऐसा। वो तो तुमने एक मोरल वैल्यू के लिए करा, एथिकल वैल्यू के लिए करा कि भाई बूढ़ा आदमी है, मदद कर दो, मदद करनी भी चाहिए। हमें सदाचार होना चाहिए हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए, फिर वो चाहे बूढ़ा हो चाहे वो जवान हो। तो वो एक्टिविटी भी कैसी एक्टिविटी थी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अब चैप्टर का नेक्स्ट मेन हेडिंग है, हेडिंग डालो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हेडिंग पुट कर दो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम पैसा कमाने की लालच रखते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जिसमें हम पैसा नहीं कमाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नंबर 1 में हम पहले कौन सी एक्टिविटी पढ़ेंगे? लालच वाली, मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नंबर 1 पॉइंट में लिखो, इसी के आगे लिखो, दोज एक्टिविटीज which have an objective, those activities which have an objective to earn profit। बोर्ड पे लिखा हुआ है to earn profit। क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। टू अर्न प्रॉफिट और मनी, टू अर्न प्रॉफिट और मनी। ठीक है, जहां पर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना या मनी कमाना। ठीक है, टू अर्न प्रॉफिट और मनी रिलेटेड टू यूज ऑफ scarce resources, related to use of scarce resources। scarce का मतलब शायद मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो फिर से बता देता हूं। जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? scarce होते हैं। scarce का मतलब होता है लिमिटेड। बताओ किसी भी व्यक्ति के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं या अनलिमिटेड होते हैं? रिसोर्सेज इज ऑलवेज लिमिटेड। कभी भी किसी व्यक्ति के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते, हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो मैंने ये लिखवाया है टू अर्न प्रॉफिट और मनी रिलेटेड टू यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, रिलेटेड टू यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। कुछ एग्जांपल लिख लो इकोनॉमिक एक्टिविटी के
लिखो फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन। मुझे बताओ कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है? अभी हमने पहले ही समझ लिया है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी भी तरह के प्रोडक्ट को बनाना और बनाने के बाद उसको सोल्ड करना और सोल्ड करने के बाद क्या कमाना? प्रॉफिट कमाना। मुझे बताओ क्या प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं होता कि पहले तुम क्या बनाओ? प्रोडक्ट बनाओ, प्रोडक्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को बेचो और बेचने के बाद क्या कमाओ? प्रॉफिट कमाओ। मुझे बताओ अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो क्या तुम प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे क्या कभी? अगर तुम्हें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं मिला तो क्या तुम ऐसे में प्रोडक्शन करना पसंद करोगे? नहीं, तुम प्रोडक्शन एक्टिविटी को रोक दोगे, बंद कर दोगे। तो हम प्रोडक्शन तभी करते हैं जब हमें बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। मतलब कि प्रोडक्शन करना हमारी कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, और बिना पैसे कमाए तुम धंधा नहीं करोगे। क्या दुनिया का कोई इंसान बिना पैसे कमाए धंधा करता है? नहीं करता। ठीक है, तो मैंने लिखवाया फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के बाद कोमा लगाओ, कोमा में लगाकर लिखो कंजप्शन, कंजप्शन। ठीक है, मुझे बताओ अभी हमने कंजप्शन भी समझ लिया, पहले पढ़ा था ना कंजप्शन। देखो फिर से, कंजप्शन कहने का मतलब जब भी कोई बंदा किसी भी तरह के गुड्स को परचेज करता है और परचेज करने के बाद उसको यूज करता है, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? कंज्यूम। इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? कंज्यूम करता है। और बताओ जब वो कंज्यूम करता है वो यही तो चाहता है कि कंज्यूम करने के बाद मुझको क्या मिले? सेटिस्फैक्शन मिले। और ये कंज्यूम वो तभी तो करेगा जब वो मनी को क्या करेगा? पेड करेगा, पैसा देगा। क्या बिना पैसे दे, देखो, क्या बिना पैसे पेड करे क्या वो उस चीज को परचेज कर सकता है? नहीं। बिना पैसे के ना तो तुम खरीद सकते हो, बिना पैसे के ना तो तुम बना सकते हो। समझ रहे हो इस चीज को? मुझे बताओ बिना पैसे के तुम एक चॉकलेट तक नहीं खरीद सकते और बिना पैसे के कंपनी भी एक चॉकलेट बना नहीं सकती। मतलब प्रोडक्शन करने में भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। और कंजप्शन करने में भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? पैसे की। जब इन दोनों में पैसे की जरूरत पड़ती है तो क्या इन दोनों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते? इन दोनों को इकोनॉमिक एक्टिविटी ही बोला जाएगा। इसका कनेक्शन भी किससे है? पैसे से। और इसका कनेक्शन भी किससे है? पैसे से, है ना। कंजप्शन के बाद लिखो कॉमा लगा के इन्वेस्टमेंट। क्या है ये? इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। इन्वेस्टमेंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो खर्चा तुम आज कर रहे हो उसका फायदा तुम्हें आज नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सही, ये बात तो पक्की है कि फायदा मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा, आने वाले टाइम में मिलेगा। कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। देखो, मान लो किसी फैक्ट्री के मालिक ने मशीन पर खर्चा करा, मशीन क्या करी? परचेज्ड करी। मशीन क्या करी? परचेज्ड करी। मुझे बताओ इस मशीन से वो क्या करेगा? इस मशीन से वो प्रोडक्ट बनाएगा, है ना भाई। मशीन का इस्तेमाल, मशीन उसने खरीदी है, किस लिए खरीदी है? पूजा करने के लिए मशीन की? नहीं, मशीन उसने इसलिए खरीदी है ताकि वो क्या करे? प्रोडक्ट बनाए। और बताओ जब वो प्रोडक्ट बनाएगा तो बनाने के बाद मार्केट में बेचेगा। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करेगा? मार्केट में बेचेगा। और बेचने पर उसको क्या मिलेगा? बेचने पर उसको मिलेगा प्रॉफिट। समझ रहे हो? तो बताओ जब उसने मशीन खरीदी तभी मिल जाएगा प्रॉफिट? नहीं, मशीन खरीदने से प्रॉफिट नहीं मिलेगा। मशीन को खरीदो, प्रोडक्शन शुरू करो, मार्केट में बेचो, बेचने के बाद प्रॉफिट मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मशीन पर खर्चा तुम्हें आज करना पड़ेगा और आने वाले टाइम में तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कब मिलेगा? आने वाले टाइम में। मतलब कि कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा। तो मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट ही तो कहलाएगी मशीन पर किया गया खर्च। मान लो एक फैक्ट्री का मालिक किस पर खर्चा करता है? मशीन पर खर्चा करता है। जैसी वो मशीन लेकर आया अपनी फैक्ट्री में, क्या तुरंत पैसे आने लग जाएंगे? नहीं, तुरंत पैसे कैसे आ जाएंगे?
वही पहले प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनने के बाद मार्केट में बिकेगा और बिकने के बाद प्रॉफिट आएगा। और तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट बनने में बड़ा टाइम लगता है, एक प्रोडक्ट थोड़ी ना होता है, लाखों प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर अगर बिस्कुट बनाने की मशीन है, अगर एक फैक्ट्री के अंदर बिस्किट्स बनाए जाते हैं, बिस्किट्स बनाने की मशीन है, तो बताओ एक बिस्किट बेचा जाएगा मार्केट में या बहुत सारे? बहुत सारे बेचे जाएंगे ना। कम से कम 2-3 महीने तक प्रोडक्शन चलेगा और 2-3 महीने प्रोडक्शन चलने के बाद मार्केट में बेचेंगे और तब जाकर उसे भविष्य में क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो मशीन पर किया गया खर्च क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। समझ रहे हो इस चीज को, है ना? तो जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कैसी एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी एक व्यक्ति तभी करता है जब उसको भविष्य में क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अब भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट करी क्यों है? इन्वेस्टमेंट को करी इसीलिए है ताकि वो क्या कमा सके? भविष्य में प्रॉफिट कमा सके। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उसके हाथ में नहीं है। हो सकता है उसको लॉस हो जाए और हो सकता है उसको प्रॉफिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसने क्या सोचकर इन्वेस्टमेंट करी है? इन्वेस्टमेंट तो उसने यही सोचकर करी है कि मुझको क्या मिल जाए? प्रॉफिट मिल जाए, और इसीलिए उसने करी है। ठीक है, तो मैंने लिखवाया प्रोडक्शन कॉमा कंजप्शन कॉमा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारी ही चीजें क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे ही एग्जाम्पल इकोनॉमिक एक्टिविटी के हैं। एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं, लिखो कॉमा। वो वाला शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमा लगा के लिखो। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा, डिस्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा। देखो प्रोडक्शन भी समझ में आता है, कंजप्शन भी समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट भी समझ में आता है। देखना यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखो तुम्हें अभी यही नहीं मालूम कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो तुम्हें अभी ये कैसे पता चलेगा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि ये कैसे होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अभी तो पहले ये बताने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। अभी तो तुम्हें यही नहीं मालूम कि डिस्ट्रीब्यूशन किसे कहते हैं ना। तो पहला काम तो तुम्हें यही समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है।